हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। इस आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के जो हिंदी का पेपर है 2020 का, ठीक है। उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपकी टॉपर की कॉपी से मैं आपको पूरी दिखाऊंगा किस तरह से उस टॉपर बच्चे ने 2020 के पेपर को सॉल्व किया है और कैसे उसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। ये एक तरफ आप देख रहे हैं 2020 का पेपर और एक तरफ आप देख रहे हैं 2020 का जो टॉपर बच्चा है उसकी कॉपी, ठीक है। उसने ये पूरी उसके आंसर शीट है और इसी आंसर शीट को हम पूरा डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन के आंसर को हम समझेंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इस तरह की कॉपी आपको कल एग्जाम में मिलने वाली है जो आपका हिंदी का पेपर है। तो इसमें आपने देखो क्या क्या भर लेना है। इसमें आपको अनुक्रमांक भर लेना है इस जगह पर, फिर अनुक्रमांक शब्दों में भरना है यहाँ पर, ठीक है। विषय आपने भरना है हिंदी आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न पत्र संकेतकांक यानी परीक्षा जो आपका पेपर का कोड है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा 201 HSA, वो आपको यहाँ पे भरना है। परीक्षा का दिन आपने लिख देना है, तिथि लिख देनी है, ठीक है। बाकी का काम आपका और कुछ नहीं है। बाकी जो काम रहेगा वो आपके जो कक्षा निरीक्षक होंगे उनका काम रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि आप लोगों का जो अनसीन पैसेज है उसको आपने अगर पॉसिबल हो तो स्टार्टिंग में ही उसको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको अच्छे से पता है कि उसका आंसर कहाँ से कहाँ मिलने वाला है, बट एक बार क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं अनसीन पैसेज के। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको मैं फुल स्क्रीन कह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न देख रहे हैं वो है हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा। अ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर है। इस आंसर को ले लेता हूँ मैं पूरा स्क्रीन में। तो यहाँ पे आप पहला देख रहे हैं कि हिमालय, इस तरफ आप प्रश्न देखेंगे कि हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त अ, अ, क्या बोध होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, हिमालय कहने पर भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा को ही केवल स्मरण नहीं होता अपितु तो भारत की ही पवित्रता का ऊंचाई का भी स्मरण होता है। तो ये सारे प्रश्न आपके इसमें मिल जाएंगे, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लिखने का तरीका देख लो किस तरह से टॉपर कॉपी में लिखते हैं और ऐसे ही आप लोगों ने कॉपी में लिखना है। मैं बार बार एक चीज वही बता रहा हूँ कि आपने प्रश्न नंबर लिखना है और कौन सा उत्तर आप कर रहे हैं उसको आपने इस तरीके से लिख देना है। बाकी इसका जो पैराग्राफ आप देखेंगे तो ये हिमालय कहने से भारतवर्ष का भौगोलिक, ये अगर पैराग्राफ आता है तो सारे आंसर आप ये देख लीजिएगा। बाकी उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देना है, तो हिमालय के बारे में सारी बातें हो रही है तो इसका शीर्षक हो जाएगा क्या, देवात्मा हिमालय का महत्व। खाली आप लिख सकते हैं हिमालय का महत्व भी लिख सकते हैं तो भी आपका सही होगा। नेक्स्ट जो आपका है निबंध दिया हुआ है, इस निबंध में से आपने कौन सा प्रिपेयर, देखो जल ही जीवन है और दूसरा है कंप्यूटर आज की आवश्यकता। तो इस पूरे निबंध को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। और ताकि अब एग्जाम में आप कुछ भी छोड़ करके ना आए, मैंने बाकी अदरवाइज आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी उनके अलावा कोई क्वेश्चंस आता है तो आप यहाँ पे पूरा मैं आपको A to Z, देखो पिछले 3 से 4 साल टॉपर्स की कॉपी और पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपके प्रीवियस 4 इयर्स का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं और प्लस ये 4 साल की अगर आप पेपर तैयार करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस बच्चे ने किया है जल ही जीवन है, इसमें अब आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं। जल का जीवन में महत्व, स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण। तो यहाँ पे आप टॉपिक वाइज देखेंगे, इस बच्चे ने कर रखा है जल का जीवन का महत्व और बार बार कह रहा था कि ब्लैक स्केच का यूज करना है। देख लीजिए आप किस तरह से यूज करना है इसमें आपने, और कोई चीज गलत हो रही है तो आप देख रहे हैं उसको कट कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने पूरा सॉल्व करना है। लाइनिंग भी मैंने आपको बताई थी कि ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है दोनों साइड। तो ये आप पूरा इस निबंध को देख पा रहे हैं, अगर आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इस निबंध को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा निबंध है, निबंध को मैं पूरा यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे जैसे इसमें दे रखा है प्रदूषण और उससे बचाव, तो ये आप बचाव देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट में लिख दिया आपने जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये आपका निबंध है, निबंध को आपने अच्छे से देख लेना है। वापस अब चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है लेटर यानी पत्र लिखने वाला है। इसमें आपके 2 पत्र आ रखे हैं। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए उसे एक पत्र लिखिए, या फिर दूसरा आपका दे रखा है नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हो गया है जिससे मलेरिया फैलने का डर है, और आपका नाम आपको काका गा दे रखा है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ये आप पूरा देख पा रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेन है कि आप देख लो एड्रेस वगैरह कैसे लिखना है आपने, ठीक है। आप निबंध लिख रहे हैं, सॉरी निबंध कह रहा हूँ, आप पत्र लिख रहे हैं नगर निगम अधिकारी, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे देखो इस बच्चे ने थोड़ा सा ऊपर छोड़ भी रखा है तो आपने ये चीज नहीं करनी है। तो आप लिख रहे हैं नगर निगम अधिकारी रामनगर नैनीताल, तो हो सकता है इसका थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, दिनांक आपने डाल दी, फिर आपने, सॉरी ये आपका मित्र के लिए है, ठीक है। तो मित्र वाला देख लेते हैं,
कि यहाँ पे विद्यालय में प्रथम स्थान करने पर मित्र को बधाई पत्र देनी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऊपर आप एड्रेस दे देंगे, इसमें आप लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे लिखना है। बाकी प्रिय मित्र आपका अंदर पूरा लिखा हुआ है। सास्नेह नमस्कार, मुझे टेलीफोन माध्यम से ज्ञात हुआ है कि तुम इस वर्ष अपनी कक्षा में एवं संपूर्ण, ये देखो अंदर का आप मैटर पूरा बना करके लिखेंगे। इसमें कुछ आपको अलग से इसमें से पूरा नहीं छापना है, इसको आप बना करके लिखेंगे। लास्ट में जो आपने ध्यान रखना है, साथ धन्यवाद आपका प्रिय मित्र या आपकी प्रिय सहेली काका आ जाएगा। तो इस निबंध को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला चलते हैं जो आपका ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन है प्रश्न नंबर 4, देखो प्रश्न संख्या 4, क्रियापद छाटिए, ये आपका हो गया। तो इसमें पहला है कि विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, यहाँ पे क्रियापद छाट करके लिखना है। तो यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा आपका जा रहे हैं और उसका भेद हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, आगे ये समापिका या असमापिका लिखने की जरूरत नहीं है, मेन आप ये लिख दीजिए सकर्मक है कि अकर्मक है। दूसरा इसमें है वह पानी पी रहा है, इसमें आपको क्रियापद बताना है, तो क्रियापद हो जाएगा पी रहा है और क्रिया का भेद हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बोला है यथा निर्देश उत्तर दीजिए। आप अब यहाँ पे दो क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला आपका छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण आपने छाड़ना है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा सॉरी क्रिया हो जाएगी आपका पढ़ते हैं और क्रिया विशेषण हो जाएगा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दूसरा, रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ, समुच्चय बोधक छाटना है, तो यहाँ पे जो समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा क्योंकि अपेक्षा। ठीक है, और बाकी इतना पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप टाइम है आपके पास तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, सिंपल आप का नंबर डालेंगे, उत्तर लिखेंगे आप, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का दूसरा वाला, कि निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मोहन आज विद्यालय नहीं गया, तुम क्या कर रहे हो। तो दोनों में से देखो जहां पे प्रश्न चिन्ह लगा होगा सिंपल सा वही आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तुम क्या कर रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा इसका आकाश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अमित से दौड़ा नहीं जाता, कर्तुवाच्य में बदलना है, अमित नहीं दौड़ता है, ये आपका हो जाएगा कर्तुवाच्य। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगला जो है नेक्स्ट उसको देख लेते हैं कि इसमें तारा शब्द का अर्थ छाट करके लिखना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चंद्र, नक्षत्र, रश्मि। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नक्षत्र। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा राकेश। फिर आपका यहाँ पे काव्यखंड वाला हिस्सा, दो आपको कविताएं दी होंगी, दोनों में से किसी एक पर आपने आंसर लिखना है। तो इस बच्चे ने जो कर रखा है वो कर रखा है कौन सा, पहला वाला, 7वें का का। ठीक है, बट देखो यहाँ पे 7वें का का नहीं लिखा, 7वें का पहला लिखा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन बातों का भी। तो इसमें आपको टोटल कितने प्रश्न करने हैं, एक काव्यांश पढ़ करके क्वेश्चन में क्या है 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो 2 के उत्तर देने हैं, तो इस बच्चे ने पहले का जो नंबर है उसका जो प्रश्न है, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है और किस रूप में स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण है। जिस प्रकार हारिल पक्षी किसी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है और सदैव उसको अपने साथ रखता है, उसी प्रकार गोपियां भी अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती हैं कि हम गोपियों ने भी श्री कृष्ण के मनमोहक अपने मन मस्तिष्क में धारण कर ली है, इसलिए हम सदैव श्री कृष्ण का ही नाम जपती हैं और उन्हें अपने सम्मुख उपस्थित मानती हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न है, इस बच्चे ने अब जो कर रखा है वो कर रखा है खानबक, कि गोपियों को करुई ककड़ी की तरह क्या लगता है और क्यों। तो गोपियों को करुई ककड़ी के समान क्या लगता है, श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए उदों के माध्यम से योग साधना के उपदेश लगते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति मुंह में करुई ककड़ी आने पर उसके मुख का स्वाद बदल जाता है, उसी प्रकार गोपियों को यह दुख संदेश की बात सुनकर उसी प्रकार ये योग का संदेश उनकी बातें सुनकर दुख और गहरा हो जाता है, इसलिए गोपियों को योग संदेश की बातें करुई ककड़ी के समान लगती हैं। अगला चलते हैं, अब इसमें देखो ये कंप्लीट होगा काव्यांश। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका इसी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, काव्यांश वाले हिस्से से अभी आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं और 3 प्रश्न दे रखे हैं, तीनों में से कोई आपको 2 करने हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, और इस बच्चे ने मुझे लग रहा है कि तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे का, खा, गा, और क्वेश्चन में जैसा आपसे बोला गया है कि किसी 2 का उत्तर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि इसके एक आंसर को काट दिया गया है, काव्यांश पढ़कर किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आंसर को काट दिया गया है। ठीक है, जो आपका कौन सा नंबर है, खा नंबर। ठीक है, तो एक को काट दिया गया, तो यहाँ पे ये मत सोचना है कि हम पूरे करके आ जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि उस पर चलते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम
के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का जो सर्वप्रथम कारण धनुष का पुराना होना बताया, जिसके कारण श्री राम जी ने उसे नया समझकर धोखे से ही उठा लिया, जिससे उनके छूते ही धनुष टूट गया। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, है देव, हमने तो बाल अवस्था में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, हमारी नजर में तो सभी धनुष समान है, फिर भी आपकी इस धनुष के प्रति इतनी श्रद्धा व ममता क्यों है? इस प्रकार लक्ष्मण जी ने धनुष तोड़ने पर अनेक प्रकार के तर्क दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अटनेहरी कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सौंदर्यता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन सुंदरता इतनी मनमोहक व आकर्षित करने वाली है जो पृथ्वी में नहीं समा पा रही है, अपितु फागुन की आभा वायुमंडल के चारों ओर मृदु सुगंध की भांति बिखरी हुई है। अटनेरी कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता का मानवीकरण किया है, जिसमें फागुन ने शरीर धारण किया है और उसका स्वागत पेड़ों से लदी हुई लाल हरे फूलों की माला के रूप में कर रहे हैं। फागुन के मौसम में चारों ओर उत्साह और हर्षोल्लास बिखरा होता है। तो कंटिन्यू आप देख रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो नेक्स्ट तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक जाती है, इसलिए बार बार में चेक करना पड़ जाता है। तो वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर जहां पर हम देख रहे थे। तो कंटिन्यू जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। तो अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, अभी हमने देखा फागुन और प्रश्न नंबर 9 है, उसके बाद उसको हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का आंसर। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें आपसे दो प्रश्न पूछे हैं एग्जाम में, इन दोनों प्रश्नों को करना कंपलसरी है। यहाँ पे पहला है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो यहाँ पे देखो इस बच्चे ने प्रश्न भी नोट कर रखा है, आपने प्रश्न नोट नहीं करने एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि कवि कहता है कि मेरे जीवन में अनेक दुख व सुखों ने प्रवेश किया है, परंतु उनमें से कोई भी किसी भी पाठक के लिए घटना प्रेरणादायी नहीं है, अपितु स्वार्थ मात्र की घटना है। उनको पढ़ करके किसी भी पाठक को लाभ नहीं पहुंचेगा। तथा कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस संसार में मुझसे भी अधिक लोग हैं जो आत्मकथा लिखने के योग्य हैं। मैं अपनी आत्मकथा लिखने योग्य नहीं हूं, इसलिए कवि अपने आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। वहीं इसमें दूसरा प्रश्न है, बच्चे की दंतित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे की दंतित मुस्कान को देख करके कवि के हृदय पटल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कवि उस नन्हे बालक की दंतित मुस्कान को देखकर उसे अपलक देखता रहता है और जिसके कारण कवि का कठोर मन कोमल हृदय में परिवर्तित हो जाता है। बालक को देखकर कवि कहता है, इस झोपड़ी जलजात खिल उठा हो। कवि कहता है कि इस बच्चे की दंतित मुस्कान किसी मृतक में भी जान डाल देती है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे आपको दो गद्यांश देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इन दोनों में से किसी एक को आपने करना है और इनमें से बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। अब यहाँ पे आपको दो प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आपने करने हैं। तो इस बच्चे ने जो किया है वो है प्रश्न नंबर संख्या 10 का नंबर किया है, ठीक है। तो का नंबर का आंसर देख लेते हैं। पहले का नंबर पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति साधारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की परंपरा भी थी। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य करके तथा गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। इस प्रकार हमारे प्राचीन भारत में स्त्रियों को पढ़ाने का चलन था। यही इसके अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकोट और पुरुषों के लिए पीयूष का घोट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है? खा नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ इसका आंसर पढ़ते हैं बच्चों। इसमें कहा है, स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट और पुरुषों को पढ़ाना पीयूष का घोट, इस कथन से कवि का आशय यह है कि हमारे समाज में स्त्री व बालिकाओं को पढ़ाना अनर्थकारी समझा जाता है और इसकी तुलना में पुरुषों को पढ़ाना कुल का चिराग रोशन करना माना जाता है। कुछ रूढ़िवादी धारणा वाले लोग स्त्रियों को घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखते हैं, परंतु आधुनिक भारत में स्त्री व पुरुषों में समानता आ गई है। स्त्रियों को भी पढ़ाना पीयूष का घोट व पुरुषों को भी पढ़ाना पीयूष का घोट माना जाने लगा है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो प्रश्न करने हैं, 3 दिए हैं। पहला प्रश्न है आपका, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो नेताजी का चश्मा कहानी हमें बहुत प्रेरणादायक संदेश देती है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम की भावना का जन संचार किया गया है। इस कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि हमें अपने देश के महापुरुषों व सेनानियों को मान सम्मान तथा अच्छी भावना रखनी चाहिए। हमें अपने देश के प्रति निष्ठावान तथा कर्मनिष्ठ होना चाहिए। अगर हम किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा न रखें तो हमें पाठ के जैसे मूर्ति लगाकर किसी भी प्रकार का राष्ट्रहित के प्रति आडंबर नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो इसका आंसर इस बच्चे ने शायद नहीं किया है। खा नंबर इसमें डाल रखा है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 11 का खा।
ठीक है। प्रश्न संख्या 11 का खा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी है। जब आप उधर देखेंगे, इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे ध्यान से, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 11वें का गा है और यहाँ पे बच्चे ने डाल रखा है 11वें का खा, तो ये गलती आपने नहीं करनी, इसलिए लास्ट के 5 से 10 मिनट अपने लिए बचा लेना एक बार देखने के लिए। तो बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट होती है? तो पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर के जैसे कबीरपंथी टीका लगाते थे तथा सिर पर रामानंदी टीका लगाते थे। जिस प्रकार कबीर धार्मिक मान्यताओं तथा सामाजिक मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी सामाजिक मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। फसल की उगाई के पश्चात बाल गोविंद भगत के व्यवहार अनुसार ही वे पूरी फसल को कबीर मठ में चढ़ा देते तथा जो प्रसाद के रूप में मिलता उससे परिवार का पालन पोषण करते थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12 है। 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों को आपने करना कंपलसरी है। प्रश्न है आपका, एक कहानी यह भी के आधार पर बताइए लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का प्रभाव किस रूप में पड़ा। प्रश्न आपने नोट नहीं करने, सिर्फ आंसर ध्यान देखना है ध्यान से। एक लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव उसके पिता का पड़ा। जिस प्रकार लेखिका के पिता एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उसी प्रकार लेखिका के मन में अपने पिता के द्वारा कुंठा प्रतिष्ठा का भाव जागृत हुआ, जिसके द्वारा लेखिका कुशल राजनीतिज्ञ हुई। उसके पश्चात लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी प्राध्यापका शीला अग्रवाल का भी प्रभाव पड़ा। लेखिका सावित्री गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, जिसके कारण उनकी प्रधानाचार्य शीला अग्रवाल के द्वारा एक कुशल साहित्यकार बनने की प्रेरणा मिली। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी मां का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लेखिका की बहुत साधारण प्रवृत्ति की महिला थी, जो लेखिका की मां थी। अगला प्रश्न है इसमें 12वें का खा। कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, तो इसका आपने आंसर देखना है। तो कुछ पुरातन पंथी इसके जो कारण दिए हैं वो है कि द्विवेदी जी का मानना है कि अगर प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी, तो पुरुषों को पढ़ाने की परंपरा भी नहीं रही होगी। प्राचीन काल में स्त्री को शिक्षा देने का चलन था, क्योंकि उस समय सभी लोग संस्कृत भाषा में वार्ता करते थे, तो संस्कृत विद्वानों की भाषा है, तो स्त्रियों को भी संस्कृत भाषा का ज्ञान था। फिर उन्होंने उदाहरण दिए हैं, तो ये उदाहरण थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका माता के आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य है, वात्सल्य दिखाई देता है या प्रकट हुआ, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो नेक्स्ट आप इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें है वो है जार्ज पंचम की नाक। ठीक है, तो जो इसमें आपको टोटल 4 दे रखे, 4 में से किसी 3 का प्रश्न का उत्तर आपने लिखना है। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो है जॉर्ज पंचम की नाक के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी का क्या कारण था, क्या उसके परेशानी का तर्क संगत था। तो ये सारे आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें गा नंबर है कि मैं क्यों लिखता हूँ, कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कंटिन्यू देखो, बोलते बोलते जो है थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है आप उनको यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से इनके आंसर मैच करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14 का ऐसे ही आपका खा, फिर गा नंबर। ठीक है, का यानी घा नंबर का आंसर इन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे आपका जो श्लोक वाला हिस्सा है उसके प्रश्न है, तो का उत्तर, खा का उत्तर। इधर आप का दोनों प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 में आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, 4 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपने लिखने हैं, सॉरी 3 के उत्तर। तो पहला है आपका सज्जनानः कीदृशा भवन्ति, तो इसका आ जाएगा गुणियम मृदु वाणी वक्ता भवन्ति। फिर दूसरा है कौत्स कस्य शिष्य आसीत, तो कौस वर्तन्तु शिष्य आसीत। फिर है गंगा कुतः प्रवति, गंगा हिमालय प्रवति। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अब आपको रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, टोटल आपको कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे, 6 में से 4 आपने भरने। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ वीडियो को रोक करके प्रश्न पढ़े और इसका आंसर आप इधर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न करने हैं और कितने दे रखे हैं, 5। ठीक है, 5 दे रखे हैं, 5 में से कोई 3 करने हैं। तो इस बच्चे ने जो कर रखे हैं वो आप देख रहे हैं। पहला का नंबर, संधि कर रखी है, ने प्लस अनम, नैनम हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश हो जाएगा पित्रादेश। और संधि का नाम इसमें नहीं पूछा, सिर्फ आपने संधि करनी है। फिर है दूसरा आपका संधि विच्छेद करना है, स्वागतम का हो जाएगा सु प्लस आगतम। ठीक है, और नेक्स्ट जो हो जाएगा इसका पूर्णेंदु का हो जाएगा पूर्ण प्लस इंदु। ठीक है, नेक्स्ट जिस बच्चे ने जो कर रखा है वो कर रखा है उपसर्ग वाला। ठीक है, उपसर्ग यानी कौन सा नंबर, घा नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने गा नंबर डाल रखा है, इसको आपने घा करना है। अनुचर, अनुचर का हो जाएगा अनु, इसमें क्या है उपसर्ग, दूसरे अधिभार में हो जाएगा अधि। फिर प्रश्न नंबर 19 लास्ट है कि इसमें आपको 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो इस बच्चे ने छात्र का कर रखा है, खेलती का कर रखा है। ठीक है, खेलती और उसके बाद कदा और संस्कृतम, कदा और संस्कृतम। ठीक है, तो इन चारों को आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि इन्हीं में से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए।
बाकी जलीय जीवन है ये मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। तो इस तरह से आपका बच्चों जो 2020 का टॉपर बच्चा हमारा रहा है उत्तराखंड बोर्ड में, तो उस बच्चे की ये कॉपी है। तो आई होप इस पूरी कॉपी को आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा होगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस पेपर को भी अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जो मैंने 2022 का पेपर दे रखा है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। बाकी अभी 2 साल के जो टॉपर पिछले यानी 2019-2018 के टॉपर रहे हैं उनकी कॉपी बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। बाकी आप सभी को कल के एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष अच्छे से देना और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग छोड़ना नहीं है आपने एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से कर करके आना है। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन में जो भी आपको याद हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी हो या उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने याद किया हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में लिख करके आएंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके कल के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।